नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इलेक्शंस चल रहा है, चैप्टर नंबर 71 चल रहा है, जिसमें हम लोग ऑब्जर्वर्स पे पहुंच चुके थे। इलेक्शन कमीशन जो भी ऑब्जर्वर को नॉमिनेट करता है उसमें इलेक्शन में जनरल ऑब्जर्वर्स, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स और अवेयरनेस ऑब्जर्वर्स के बारे में हमने बातचीत कर ली थी। अब अगले ऑब्जर्वर जो प्रकार के होते हैं वो होते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर्स। माइक्रो ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑब्जर्वर वो होते हैं जो पोल प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं ऑन द पोल डे इन सेलेक्टेड क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस। देखिए, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को माइक्रो इसलिए कहा गया है क्योंकि सारे पोलिंग स्टेशन पे प्रेजेंट नहीं होते। ये बहुत कम ही क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पे प्रेजेंट होते हैं। इनको चुना कहां से जाता है? तो इनको चुना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल पीएसयू ऑफिसर्स से। तो अगर आप बीएचईएल में काम करते हो या ओएनजीसी में काम करते हो, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करते हो, ऑडिट डिपार्टमेंट में, कहीं पे भी, तो आपको एक माइक्रो ऑब्जर्वर बनाया जा सकता है। आप क्या करोगे? आप वेरीफाई करोगे बीएमएफ एट द पोलिंग स्टेशन। बीएमएफ क्या होता है इलेक्शंस में? बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज। तो आप देखोगे भाई पोलिंग स्टेशन पे क्या बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज हैं पोलिंग स्टार्ट होने से पहले। अगर प्रॉपर फैसिलिटीज हैं, पोलिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ही पोलिंग शुरू की जाएगी। फिर भाई पोलिंग स्टेशन पे जब से पोल शुरू हुआ और जब तक पोल कंप्लीट हुआ और जब तक जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं उनको सील किया गया, मतलब ओवरऑल जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ना, उस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं इनको ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो देखिए, टू ऑब्जर्व द प्रोसीडिंग एट द पोलिंग स्टेशन ऑन द पोल डे, राइट फ्रॉम द मॉक पोल to the completion of poll and the process of sealing of electronic voting machines and other documents to ensure that all instructions of the commissions are complied with by the polling parties and the polling agents. Election Commission of India किसी भी जगह पे इलेक्शंस किस प्रकार से होंगे इसके लिए पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से ही तैयार करके रखता है और उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से ही पोलिंग होनी चाहिए। और ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये राइट फ्रॉम द डे ऑफ पोलिंग स्टेशन टू द एंड, जब तक सारे के सारे डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सील नहीं किया जाता है तब तक माइक्रो ऑब्जर्वर्स देखते हैं। और फाइनली एक और छोटी सी कैटेगरी, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। देखिए, ऑलरेडी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर इन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाते हैं। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर अपॉइंट किए जा सकते हैं। आपके लोकसभा इलेक्शंस के लिए भी किए जा सकते हैं। इनका काम क्या होता है? जितने भी मेजर कैंपेन इवेंट्स होते हैं इनकी वीडियो बनाना। अगर कोई इलेक्टोरल मार प्रैक्टिस आई है तो एकदम से हो सकता है कि एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के पास काम ना हो, वो बहुत जगहों पे चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वो अपना काम असिस्टेंट इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को दे देता है। ठीक है, तो एक मेन ऑफिसर की बजाय हर जगह पे कुछ और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स बना के रखे गए हैं ताकि इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वालों का काम आसान हो जाए। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के साथ साथ असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बना रखे हैं। फिर भाई डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के साथ साथ कुछ और एडिशनल बना रखे हैं। तो हर जगह पे जो भी लोग इस पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनकी मदद करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑफिसर्स भी देके रखे हैं। आप पूरा का पूरा भाई इलेक्शन के प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ इलेक्शन, ये बहुत सिंपल है। तो भैया इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हर 5 साल पे होंगे। 5 साल से पहले भी इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सकते हैं अगर सरकार गिर जाती है, केंद्र में सरकार गिर जाती है, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार 5 साल से पहले गिर जाती है और प्रेसिडेंट लोकसभा के केस में या गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली केस में ये बोलता है कि भाई इलेक्शन 5 साल से पहले ही कराने पड़ेंगे, तो ऐसे केसेस में इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो भाई टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम के हिसाब से ऑब्वियस ही बात है, यहां पे आपको जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मशीनरी है इसको मोबिलाइज करना पड़ेगा। अब वैसे अगर पूरे 5 साल चलती सरकार तो इसके 5 साल का टेन्योर खत्म होने से पहले ही इलेक्शंस कंडक्ट कर दिए जाते। बट मान लीजिए एकदम से सरकार गिर गई, तो एकदम से अगर सरकार गिर गई है तो भाई 6 महीने के अंदर इलेक्शंस कंप्लीट करवाने हैं। इसके लिए क्या देखते हैं? शेड्यूल ऑफ इलेक्शन। जब 5 साल की लिमिट पूरी हो गई उस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर की, चाहे वो लोकसभा हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो लेजिस्लेचर डिसॉल्व कर दिया जाएगा, नए इलेक्शंस बुलाए जाएंगे। ओके, तो भाई सरकार का टेन्योर खत्म होने से पहले पुराने इलेक्शंस कंडक्ट कर दिए जाते हैं। और मान लीजिए सरकार एकदम से गिर गई है, तो आपको पता है कि डिसॉल्व लोकसभा और जो डिसॉल्व लोकसभा का लास्ट सेशन हुआ था और अगली लोकसभा का जो पहला सेशन है, देखिए पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम गैप होता है वो 6 महीनों का होता है। तो लोकसभा का अगर पहले सेशन हो रखा है एक,
तो अगले सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। अगर मान लीजिए एकदम से कोई एक लोकसभा फॉर एनी रीजंस डिसॉल्व हो जाती है, वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव नहीं कर पाती है, सरकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, ऐसे केसेस में पिछली लोकसभा का जब सेशन हुआ था उसके 6 महीने के अंदर अंदर नई लोकसभा चुन के आनी ही चाहिए, उसका सेशन होना ही चाहिए, यह संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए पिछली लोकसभा के सेशन से 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी हाल में इलेक्शन कमीशन को नई लोकसभा चुन के लेके आनी ही आनी है। ओके, अब यहां पे पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है मैं आपको समझाता हूं। वैसे तो जो कमीशन होता है इलेक्शन कमीशन, वो ओवरऑल जो देखिए इलेक्शन का प्रोसीजर काफी बड़ा होता है। इस इलेक्शन के प्रोसीजर में सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने वोट डाला और फिर वोटों की काउंटिंग हो गई। वोट डालने से पहले भाई कम से कम 2 हफ्ते जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, जो किस इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, वो कैंपेनिंग करते हैं। उससे पहले वो कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, उनके नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होती है और उससे पहले अनाउंसमेंट होता है। तो सबसे पहले तो यहां पे इलेक्शन कमीशन क्या बोलेगा, एक अनाउंसमेंट करेगा इलेक्शन कमीशन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब भी इलेक्शन प्रोसेस को आपको चालू करना है उससे कुछ हफ्ते पहले बुलाया जाएगा, और जब भी इलेक्शन को चालू करना है उससे कुछ हफ्ते पहले बुला के एक अनाउंसमेंट किया जाएगा, मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। उसके दौरान इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि भाई हमने डिसाइड किया है कि विधानसभा के या लोकसभा के इलेक्शन इतनी इतनी तारीख से इतनी इतनी तारीख तक होंगे। ठीक है भाई, अब यहां पे समझिए, जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्ले में आ जाता है। अब आप बोलोगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। आपको पता है दोस्तों, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, ये पॉपुलिस्ट मोड में काम करती है। पॉपुलिस्ट मोड का मतलब क्या हो गया कि भाई लोगों को बताना कि देखिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए ये कर रही है, आपके लिए वो कर रही है, हमने आपके लिए ये किया वो किया। अब पूरा 5 साल है तुम्हारे पास करने के लिए, तुम करो। इलेक्शन से कुछ हफ्तों पहले ही तुम्हें नहीं करना है। तो यहां पे सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जैसे हम शेड्यूल अनाउंस कर देंगे इलेक्शन का, उसके बाद आप जो काम कर सकते हैं, आप जो कैंपेनिंग कर सकते हैं, वो कैंपेन कुछ कंडक्ट रूल्स को फॉलो करेगा। और वो कंडक्ट रूल्स कहां पे लिखे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका लिखा हो या किसी नियम कानून के थ्रू बना के इसको लाया गया हो। ये इलेक्शन कमीशन का एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, दुनिया भर की डेमोक्रेसी में चलता है। तो एक बार इलेक्शन का शेड्यूल डिसाइड हो गया है तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से और उनके कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो उस कोड ऑफ कंडक्ट की हद में रहें। तो भाई जो रूलिंग पार्टी है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट आ गया तो 1 लाख करोड़ बिहार के लिए और 2 लाख करोड़ उसके लिए जिस प्रकार के अनाउंसमेंट होने लगे, नहीं हो सकते। आपको एक प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, और अगर आपने उस तरीके को ब्रेक किया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको सजा दे सकता है। ठीक है भाई। फिर भाई एक इलेक्शन का प्रोसेस कैसे शुरू होता है, एक नोटिफिकेशन इशू करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उस नोटिफिकेशन में जो इलेक्टोरेट है, मतलब हम लोग हैं, जो आम लोग हैं, उस आम लोगों को एक कॉल देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि भाई देखिए इस तारीख को इलेक्शन होने वाला है और हम सारे जनता से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस इलेक्शन वाले दिन आके इलेक्शन डाले। तो ये नोटिफिकेशन इशू करता है कौन, इलेक्शन कमीशन। और इस नोटिफिकेशन के इशू करने के बाद जो लोग भी अपना नॉमिनेशन पुट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो भाई जाके अपने नॉमिनेशन को फाइल करेंगे। ठीक है ना भाई, वो जाके ये बताएंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं लड़ रहा हूं। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लड़ रहा होगा, वो अपना नॉमिनेशन देगा। जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो अपने नॉमिनेशन देंगे। ये नॉमिनेशन किसके पास सबमिट किया जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास सबमिट किया जाएगा। इन नॉमिनेशन में कुछ नहीं, बस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में अपने रिटर्न, ठीक है, अपने मनी के सोर्सेज, अपने फैमिली की प्रॉपर्टी वगैरह की डिटेल्स, बहुत सारी चीजें ये कैंडिडेट्स देते हैं किसको, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल को, जो कि यहाँ पे है रिटर्निंग ऑफिसर। जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना, उस रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये सारे नॉमिनेशन पहुंच जाते हैं। ठीक है भाई। जो लास्ट डेट होती है नॉमिनेशन फाइल करने की, उसके बाद 1 हफ्ते तक ये रिटर्निंग ऑफिसर सारे के सारे नॉमिनेशंस को खंगालता है और सारे के सारे नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी करेगा और ये देखेगा कि किसी नॉमिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है क्या। अगर किसी नॉमिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलती हो गई है, तो ऐसे केसेस में उस पर्टिकुलर कैंडिडेट जिससे गलती हो गई उसको बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि भाई ये आपने गलत किया है, जो चीज में सॉल्व हो सकती है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। इतनी आसानी से ये स्क्रूटनी में किसी का नॉमिनेशन रद्द नहीं किया जाता है। और फाइनली रिटर्निंग ऑफिसर ये बताएगा कि कौन कौन से लोगों का नॉमिनेशन सक्सेसफुल हुआ है, मतलब कौन कौन से लोग यहां पे इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे। तो फाइनली रिटर्निंग ऑफिसर अनाउंस करेगा कि हाँ भाई इन इन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया,
इनके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, इनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। जल्दी नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया नहीं जाता, ठीक है भाई। हाँ, अब आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग हो या आपने फॉर्म में कुछ इनएलिजिबिलिटी का क्लॉज भर रखा हो, ऐसी कोई चीज हो, तो ही आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट किया जाएगा। और जो कैंडिडेट किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, उनको कम से कम 2 हफ्ते मिलते हैं अपने पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। पॉलिटिकल कैंपेन मतलब जगह जगह जाके भाषण करना, ऑल इंडिया रेडियो पे अपना भाषण देना, इस प्रकार की चीजों के लिए 2 हफ्ते दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को। और फाइनली जब इलेक्शन होता है, और खासकर जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा कह लीजिए या फिर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कह लीजिए, ये इलेक्शन बहुत मैसिव स्केल पे होता है, इसलिए एक दिन पे ही ये इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। इलेक्शंस को एक पूरी विंडो एलोकेट की जाती है, 4 दिन की, 5 दिन की, जिसमें भाई जो भी इलेक्टर्स हैं उनके पास ऑप्शन है कि भाई आप किसी भी दिन जाके वोट डाल सकते हो, ताकि एक्सेसिवली भीड़ ना हो जाए, ठीक है ना भाई। तो बहुत सारे दिन पे ये नेशनल इलेक्शंस रखे जाते हैं, और उस दिन छुट्टी भी करी जाती है ताकि लोगों को समय मिले कि वो जाके वोट डाल सके। फिर जब सारे वोट पड़ जाते हैं तो वोटों की काउंटिंग के लिए एक अलग डेट रखा जाता है, और फिर रिजल्ट्स के डिक्लेरेशन के लिए एक अलग दिन रखा जाता है। रिजल्ट्स के डिक्लेरेशन से पहले काउंटिंग को 3-4 बार वेरीफाई किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, और भी जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है भाई। अब समझिए, फाइनली जब काउंटिंग हो गई, काउंटिंग के बाद रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो गया। जब रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, जितने भी मेंबर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट हुए उनकी एक एप्रोप्रिएट लिस्ट बनाएगा और बताएगा कि भाई इस हाउस में इतने मेंबर्स पहुंचे, इनके ये नाम है, ये इस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इलेक्ट हुए हैं, ठीक है भाई। और इस प्रोसेस के साथ जो इलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। और कहीं ना कहीं अब एक बार इलेक्शन कंप्लीट हो गया और ये पता चल गया कि कौन से हाउस में कितने कहां पे कौन जीता है, तो वो जीतने वाली जो लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन सर इसके पास भेज देगा, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट लोकसभा के केस में पहले लोकसभा की सिटिंग को बुलाएंगे, और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली सिटिंग बुलाएंगे। अब यहां पे भाई एक और चीज छूट गई है, ओथ एंड अफर्मेशन। इलेक्शन प्रोसेस के दौरान भी एक ओथ एंड अफर्मेशन होता है। जब आप मेंबर बन जाते हो लोकसभा के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तब भी आपका ओथ एंड अफर्मेशन होता है। वो मैं पहले बता चुका हूं आपको, जब मैंने पार्लियामेंट में लोकसभा डिस्कस किया था और स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्कस किया था। लेकिन इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान जब अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे होते हैं, तब भी एक ओथ और अफर्मेशन आपको एडमिनिस्टर करनी पड़ती है। तो इलेक्शन प्रोसेस के दौरान आपको ये ओथ और अफर्मेशन देना कब है? देखिए, जब आप अपने नॉमिनेशन पेपर को सबमिट करने जाते हो ना इलेक्शन ऑफिसर के पास, तो जब आप नॉमिनेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करोगे, नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने के बाद आपको ओथ को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। ओथ का फॉर्मेट दिया जाएगा, आपको उसको सब्सक्राइब करना है और आपको ओथ पढ़ना है, उसके ऊपर साइन करना है। और ये जो ओथ को सब्सक्राइब करना है, ये जिस दिन आपके नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी ना, उससे एक दिन पहले तक आपको कर लेना है। तो जैसे ही आपने नॉमिनेशन पेपर अपने फाइल किए, तब से लेके जिस दिन आपके नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होनी है, उससे एक दिन पहले तक आपको किसी भी हाल में ओथ सब्सक्राइब करना है, नहीं तो भैया डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब किसी भी पर्टिकुलर एक्शन में कौन है ऑथराइज पर्सन जो कि आपको ओथ एडमिनिस्टर करेगा? तो नॉर्मल कर केसेस में जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो आपको ओथ सब्सक्राइब करते हैं। अब यहां पे मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि जेल में बंद है या प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उसको रखा गया है, तो ऐसे केसेस में भी उसको ओथ सब्सक्राइब करनी, तो वहां पे कौन ओथ सब्सक्राइब कराएगा? तो सुपरिटेंडेंट ऑफ द प्रिजन, या जिस डिटेंशन कैंप में उसको रखा गया उसका कमांडेंट उसको ओथ एडमिनिस्टर करवाएगा, ओथ से सब्सक्राइब करवाएगा। मान लीजिए उस पर्सन की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, वो एक बेड में पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, उसको कोई बीमारी है और उस वजह से वो नहीं आ पा रहा है ओथ सब्सक्राइब करने रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, तो जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंचार्ज उस हॉस्पिटल का या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो ओथ को एडमिनिस्टर करवाएगा। अगर एक कैंडिडेट इंडिया के बाहर है, तो इंडिया के एम्बेसडर या हाई कमिश्नर उस देश में, या डिप्लोमेटिक कंस्यूलर जिसको हाई कमिश्नर ने ऑथराइज किया है ओथ एडमिनिस्टर कराने के लिए, वो ओथ को एडमिनिस्टर करवाएगा। समझ गए आप बात को? और ओथ एडमिनिस्टर कब करानी है? इमीडिएटली आफ्टर प्रेजेंटिंग नॉमिनेशन पेपर्स एंड इन एनी केस नॉट लेटर देन द डे प्रीवियस टू द डेट ऑफ स्क्रूटनी। ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला बात करते हैं किसके? इलेक्शन कैंपेन के बारे में। देखिए भाई, एक समय आपको पॉलिटिकल पार्टीज को और उनके कैंडिडेट्स को इसलिए भी देना पड़ेगा ताकि वो लोगों के बीच में जाएं और लोगों को परसुएट करें अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू कि भाई आप हमारे लिए वोट करो। लगभग
जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 1 हफ्ता दिया जाता है। उस नॉमिनेशन को रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनाइज करता है। एक बार अगर आपके स्क्रूटनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो रिटर्निंग ऑफिसर आपको एक हियरिंग का चांस देगा। अगर आपकी फाइनली नॉमिनेशन पेपर्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो अगर आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाता है मान लीजिए, तो आपके पास 2 दिन का समय है अपना नाम वापस लेने का, अगर आप नाम वापस लेना चाहते हो तो। ज्यादातर केसेस में लोग नाम वापस नहीं लेते हैं, बट मान लीजिए आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, अभी रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर आपका नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाता है और फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हो, तो 2 दिन में आप अपने नॉमिनेशंस को वापस ले सकते हो। चलिए कोई बात नहीं। एक बार आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया तो आपको 2 हफ्ते का समय दिया जाएगा कैंपेनिंग का। तो फिर आप जहां जहां पे भी होंगे, मतलब आप जाओगे अपने कैंपेन में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां पे जाके बोलोगे कि भाई हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। ओवरऑल ये पूरा ऑफिशियल कैंपेन चलेगा। ठीक है भाई, ओके। अब जब ये कैंपेनिंग होगी, इस कैंपेनिंग के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, उनसे बोला जाएगा कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करोगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको बता दिया ना, एक ऐसी गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन इशू करता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी भी पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हुआ है। इट इज अ स्टेप, इट इज अ प्रोसेस इन मेकिंग। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो आउटलाइन है वो अभी भी प्रिपेयर हो रही है। जैसे कि अगर कोई कास्ट के नाम पे अपने स्पीचेस में जनता को भड़का रहा है, धर्म के नाम पे अपनी स्पीचेस में जनता को भड़का रहा है, और कास्ट और धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है, तो इलेक्शन कमीशन बोल सकता है कि भाई ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन है। अगर आपको लोगों से वोट मांगने हैं तो आप डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स के बेसिस पे मांगनी है। आप ये बोलिए कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, सोशल इनइक्वालिटी हटाने के लिए ये करेंगे, चिल्ड्रन के माल न्यूट्रिशन हटाने के लिए ये करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये करेंगे। ये कास्ट और धर्म के नाम पे वोट मांग के क्यों सोसाइटी बांट रहे हो? अरे धर्म के नाम पे तो पूरा देश बट गया। तो ऐसी चीजें अगर आप करोगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन हो सकता है। बस मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन कहां कहां पे किस किस तरीके से हो सकता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्चुअली में वो ब्रॉड गाइडलाइंस है जो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को फॉलो करनी है अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान। इससे इलेक्शन कैंपेन हेल्दी लाइन पे चलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज में कोई क्लैश नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इनके जो कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनके बीच में कोई क्लैश नहीं होगा, पीस रहेगा ग्राउंड पे जब तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो जाते। देखिए रिजल्ट्स जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाते, इलेक्शन का जो माहौल होता है ना काफी टेंस होता है। जो कॉम्पिटिंग पार्टीज होती है ना, वो एक दूसरे के सामने बिल्कुल वॉर मोड में खड़े होती है। उनके कार्यकर्ता पत्थर लाठी जूता लेके खड़े होते हैं कि दूसरे को मार देंगे जब मौका मिलेगा। बट ये होना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का वायलेंस सही नहीं है, ठीक है ना। इलेक्शन कैंपेन के दौरान में वायलेंस कब होता है? जब आप भड़काऊ भाषण देते हो। तो कोई इलेक्टोरल लीडर आके बोलता है कि वो पार्टी ये गलत कर रही है, तो सीधे सीधे किसी और पार्टी के ऊपर उंगली उठाना, उनको बेइज्जत करना, ठीक है, ये भी गलत है। कहीं ना कहीं ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। समझ गए भाई? आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए जब भी आप किसी स्पीच को दे रहे हो लोगों के बीच में। ओके, अब एक और बात है यहां पे इलेक्शन मैनिफेस्टो की। जब भी एक इलेक्शन बुलाया जाता है ना, पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो छापती हैं। और उस पॉलिटिकल मैनिफेस्टो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पे वो पॉलिटिकल पार्टीज लिखती हैं कि अगर हम जीत के ताकत में आते हैं तो हम जनता के लिए क्या क्या करेंगे। तो मैनिफेस्टो छापे जाते हैं और इस मैनिफेस्टो में बताया जाता है कि जो उनके लीडर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनके अपोजिंग पार्टीज ने क्या गलत किया है। तो अपोजिशन पार्टीज को आप गालियां देकर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन पुरानी अपोजिशन पार्टीज ने डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स में किस तरीके से काम नहीं किया है, उनके फेलियर्स को आप जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हो एक प्रॉपर भाषा में, एक डिसेंट भाषा में, गालियां दे के नहीं। वो फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो जाएगा। समझ गए? फिर पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडे को उठाने के लिए, अपने इश्यूज को लोगों तक फैलाने के लिए स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं, पैम्फलेट, पोस्टर्स, ये सब बांटे जाते हैं, रैलीज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, लीडर बोल रहा होता है, जय हो नारा लगा रहे होते हैं लोग। इस प्रकार की चीजें बहुत देखने को मिलती हैं इलेक्शंस के दौरान। ठीक है ना भाई? और जब भाई जो लीडर्स होते हैं वो जगह जगह पे जाके अपनी स्पीच देंगे और उस स्पीच के बेसिस पे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, वोट करेंगे। अभी कितना इन्फ्लुएंस होंगे वो तो लोग पे डिपेंड करता है। इसीलिए स्टार कैंपेनर्स अपॉइंट करते हैं। तो भाई राहुल गांधी जी कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हो सकते हैं, अमित शाह और मोदी जी बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। तो ये जगह जगह पे जा जाके बोलेंगे कि हम भाई आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे। ये सब चीजें हो गई। फिर बात करते हैं किसकी? पोलिंग डेज की। पोलिंग होती कब कब है? देखिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पोलिंग है वो अलग अलग दिन हो सकती है। क्योंकि देखिए इलेक्शन मशीनरी लिमिटेड है और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है ना वो भी लिमिटेड है। आपको पूरे स्टेट में सिक्योरिटी डिप्लॉय करनी पड़ती है, पुलिस डिप्लॉय करनी पड़ती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि पोलिंग बूथ में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, बूथ कैप्चरिंग तो नहीं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन
को चेक करना है, तो एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से पोलिंग के डेज को कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज सेग्रीगेट किया जाता है और समय समय पे ये बताया जाता है कि हाँ भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज वोट, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कल वोट, कोई बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो 2 दिन तक वोट चल रहा है। तो ये होता है, पोलिंग का डे पहले ही एडवांस में डिसाइड किया जाता है, काफी बहस के बाद, काफी एनालिसिस के बाद। फिर बैलेट पेपर्स और सिंबल्स, ये क्या चीज है? आफ्टर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स इज कंप्लीट, a list of competing candidates is prepared by the returning officer and ballot papers are printed. Ballot papers are printed with the names of candidate in languages। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले इलेक्शन कैसे होता था दोस्तों? पहले इलेक्शन करने का मतलब है 2003 से पहले, या कह लीजिए 1998 से पहले। मान लीजिए जितने भी इलेक्शन है तो एक बैलेट पेपर प्रिंट होता था, उसमें जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसका नाम, साथ साथ यहाँ पे पार्टी का सिंबल, वो कौन सी पार्टी की तरफ से खड़ा हो रहा है। आप वोट डालने जाओगे और उसके लिए वोट कर दोगे। पहले क्या होता था कि एक पेपर छपते थे, अलग अलग बैलेट पेपर छपते थे, और जब भी आप जाओगे वोट डालने के लिए, देखिए वोटिंग प्रोसीजर कैसे होता है, यहाँ पे वोटिंग प्रोसीजर लिखा हुआ है। वोटिंग प्रोसीजर में होता यह है कि ज्यादातर ये जो वोटिंग प्रोसीजर होता है स्कूल और कम्युनिटी हॉल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है। तो पहले होता क्या था? पहले ये होता था कि आप एक वोटिंग स्टेशन में गए, पहले तो बाहर ऑफिशियल्स बैठे होंगे और वो इलेक्टोरल रोल खंगालेंगे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का। पहले तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये चेक किया जाएगा कि क्या आप एक इलेक्टर की तरह रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो, मतलब आप वोट डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो। अगर आपका नाम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वोट डालने वाले पर्सन की तरह रजिस्टर्ड है तो भाई आपको अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी, आप अंदर जाओगे। तो पहले के जमाने में क्या होता था, 1998 से पहले, पहले के जमाने में होता ये था, वहां पे बहुत सारे बैलेट पेपर्स रखे होते थे। उस बैलेट पेपर में जिस कैंडिडेट को आपके लिए वोट करना है, आपको जिस कैंडिडेट के लिए वोट करना है उसके ऊपर आप स्टैंप मारो और फिर उस बैलेट पेपर को फोल्ड करके एक बॉक्स रखा रहता तो उस बॉक्स में डाल दो। बाद में वो पोलिंग ऑफिसर्स होते थे, इस बॉक्स को खोलेंगे, सारे बैलेट पेपर्स को काउंट करेंगे। ठीक है ना भाई? 1998 तक इस सिस्टम को इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया 1998 में, और 2003 से कमीशन ने बोला कि सारे स्टेट इलेक्शंस में, सारे बाई इलेक्शंस में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। 2004 में लोकसभा इलेक्शंस में कमीशन ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया कि अब केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू ही इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल किया गया था 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में। ठीक है ना भाई? तो अब बैलेट पेपर नहीं होते हैं, पहले बैलेट पेपर होते थे, उस बैलेट पेपर में हर पॉलिटिकल पार्टी का नाम होता था, उसके कैंडिडेट का नाम होता था। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है और उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इलेक्ट्रॉनिकली पार्टी का सिंबल लगा हुआ होता है और कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ होता है, और आप कैंडिडेट के नाम के सामने एक बटन होगी, उसको तट से दबा दो, आवाज सी आएगी पी, और आपका जो वोट है वो रजिस्टर हो जाएगा। अब कुछ इस प्रकार का हो गया है आपका वोटिंग प्रोसीजर। ठीक है भाई? किसी भी पोलिंग स्टेशन में इस तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए कि एक पोलिंग स्टेशन में 1500 से ज्यादा वोटर्स ना जाए। ओके, और यह कोशिश की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो भी वोटर है उस वोटर के 2 किलोमीटर के इलाके के अंदर पोलिंग स्टेशन होना चाहिए, ताकि वोटिंग डालने के लिए उसको आने के लिए ज्यादा दुविधा ना हो। तब यहां पे आ जाते हैं एक और चीज पे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? इट इज सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस used to record votes in place of ballot papers and boxes which were used earlier in conventional voting system। तो conventional voting system में एक बॉक्स होता था, उसके अंदर आप बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप डाल के डाल देते थे, तो फिर आपके वोट्स की मैनुअल काउंटिंग होती थी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल किया गया और उसके बहुत से एडवांटेजेस हैं ट्रेडिशनल बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स सिस्टम के अगेंस्ट। क्या एडवांटेज है? पहले बहुत सारे इनवैलिड और डाउटफुल वोट होते थे। तो भाई कैसे डाउटफुल वोट? मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम यहां लिखा है कैंडिडेट का, एक का यहां लिखा, उसने बीच में स्टैंप मार दिया, समझ ही में नहीं आ रहा कि इसको वोट दिया या इसको वोट दिया। समझ के बात को? तो इस तरीके के बहुत सारे डाउटफुल केसेस होते थे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती थी, इलेक्शन पिटीशंस पड़ जाती थी कि बैलेट सिस्टम में फ्रॉड हुआ है। फिर जो वोट की काउंटिंग होती थी, जितने भी बैलेट पेपर्स होते थे एक एक करके बैलेट पेपर खोल के उनको काउंट करना पड़ता था। तो भाई काउंटिंग बहुत धीमे होती थी। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, एक झटके में बता देगी भाई कि किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। और इससे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी हो गई चीजें, क्योंकि अब आपको ज्यादा पेपर प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि बैलेट पेपर हर कैंडिडेट, हर इलेक्टर जो वोट डालने आ रहा है उसके लिए आपको एक बैलेट पेपर प्रिंट करना है, अब नहीं करना है, क्योंकि आपको बस पी एक बटन दबानी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, आपका वोट हो गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग नेल के बराबर हो गई। समझ गया बात को? फिर बात करते हैं भाई सुपरवाइजिंग इलेक्शंस की। तो भाई
जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंपेन प्रॉपर तरीके से काम करे, पूरा का पूरा इलेक्शन का प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट करता है और ये ऑब्जर्वर्स का यही काम है देखना कि जो भी लोग वोट डाल रहे हैं क्या वो फ्री और फेयर तरीके से वोट डाल रहे हैं, क्या उन वोटर्स के ऊपर वोट डालते वक्त किसी प्रकार का कोई प्रेशर है, क्या यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पैसा चल रहा है, क्या लोग दारू चिकन या बाकी चीजों के लिए वोट डालने आ रहे हैं, इन सब चीजों को भी देखना काम का होता है। फिर बात करते हैं काउंटिंग ऑफ वोट की। फाइनली जब पोलिंग फिनिश हो जाती है तो अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट्स की काउंटिंग होती है। अब पहले वोट्स की काउंटिंग होती थी बैलेट पेपर गिन के, अब तो सिंपल है भाई, मशीन रखी हुई है, मशीन पे बटन दबाया, टोटल कितने वोट्स आए तुरंत बता दिया जाता है। समझ गए भाई? एक बार काउंटिंग ऑफ वोट्स पूरी हुई उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो बता देता है कि भाई क्या है उस कैंडिडेट का नाम जिसको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, और फिर फाइनली ये बताया जाता है कि भैया एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से विनर कौन है। ठीक है भाई? और ये जो प्रोसीजर होता है ना, ये लोकसभा के इलेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या फर्क है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या हुआ कि भाई 10 कैंडिडेट्स खड़े हैं, 10 कैंडिडेट्स में जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो विनर हो गया उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। यही तरीका लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इस्तेमाल किया जाता है और यही तरीका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों में इलेक्शन का तरीका एक ही है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फाइनली भाई अगर आप बात करो मीडिया कवरेज की तो इस बात को पूरी तवज्जो दी जाती है कि मीडिया की कवरेज हो और मीडिया की कवरेज ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। क्योंकि देखिए इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, इलेक्शन का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ भाई जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से हो रहे हैं, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को कुछ भी एक्स्ट्रा सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए मीडिया कवरेज होनी चाहिए। तो मीडिया पर्संस का पोलिंग बूथ पर प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि मीडिया पर्संस पोलिंग बूथ पे होंगे, वो रेगुलरली रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि कैमरामैन के साथ ये वो यहाँ पे ऐसे पोलिंग हुई, इतने मतदाता है, तो लोग देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगी। फिर जब वोटिंग हो रही होगी और जब वोट्स की काउंटिंग हो रही होगी तो भी मीडिया पर्सन अगर प्रेजेंट रहेंगे तो अच्छा होगा। और फिर फाइनली इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन मतलब कि अगर किसी को लगता है कि वोटिंग के दौरान कोई माल प्रैक्टिस हुई है तो एक इलेक्शन पिटीशन डाला जा सकता है। और एक बात याद रखिएगा, इलेक्शन पिटीशन इज नॉट एन ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्शन पिटीशन सही साबित हो जाती है हाई कोर्ट में तो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन रद्द हो सकते हैं। अभी के लिए जो इलेक्शन पिटीशंस हैं वो सीधे सीधे हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट के पास जाती हैं। हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट पिटीशन फाइल करनी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास चीज पहुंचेगी। ओके, तो इलेक्शन पिटीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी सिविल सूट। यहाँ पे पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन का सवाल है, इसलिए इलेक्शन पिटीशंस को भी बहुत प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है। और चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है इलेक्शन पिटीशंस की हैंडलिंग में तो ट्रांसपेरेंसी है। चूंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को पॉलिटिशियन से भरोसा हो ना हो, उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होता है। फाइनली अगर आप बात करो आर्टिकल्स एट अ ग्लांस तो यहां पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आर्टिकल 324 क्या बोलता है? सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस वेस्टर्न इलेक्शन कमीशन। 325 नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू बी क्लेम टू इंक्लूड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल। स्पेशल इलेक्टोरल रोल नहीं बनाए जाएंगे रिलीजन रेस कास्ट सेक्स पे। 326 क्या बोलता है? इलेक्शंस होंगे लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। 327 क्या बोलता है कि भाई पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि लेजिस्लेचर में इलेक्शन के लिए वो नियम कानून बना सकते हैं और थोड़ी बहुत ताकत स्टेट लेजिस्लेचर को भी नियम कानून बनाने की दी गई है आर्टिकल 328 के अंदर। आर्टिकल 329 क्या बताता है कि भाई इलेक्टोरल मैटर्स में कुछ जगहों पे कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। 329 क्या बोलता है? ये वैसे रिपील कर दिया गया तो उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। गुड बाय।